ड्रामा के स्टार्टिंग में जीजी को जब होश आता है तो वो ये देख के शॉक्ड हो जाती है कि वो कल रात जिस नोवेल को पढ़ रही थी उस नोवेल के अंदर ट्रांसमिग्रेट कर चुकी है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो यहाँ पर हो जो कि एक बहुत ही विलन टाइप पर्सन है उसकी वाइफ बन गई है। और जो उसने कांड किया था उस वजह से वो शादी वाले दिन वहां पर आई हुई है। जीजी को अपना फ्यूचर पता था, अगर उसने हुओ से शादी की तो वो उसे यहाँ पर वुल्फ लोगों को खाने के लिए दे देने वाला है। लेकिन जीजी यहाँ पर खुद पे कंट्रोल नहीं रख पा रही है क्योंकि वो अभी भी सिस्टम के कंट्रोल में थी। उसे कुछ मिशंस पूरे करने थे तभी वो अपनी मर्जी यहाँ पे कर पाती। तो सिस्टम की वजह से जीजी और हुओ की तो शादी यहाँ पर हो जाती है। शादी का सर्टिफिकेट लेने के बाद यहाँ पर जीजी सोच रही थी कि वो कहाँ फंस गई यार। वो उसे छोड़ने नहीं वाला है। अब जीजी का बिहेवियर थोड़ा वियर्ड था क्योंकि वो पहले वाली जीजी नहीं थी। और वो सोच रहा था कि ये लड़की उसके पीछे इतनी पड़ी थी उसके साथ नाइट स्पेंड करके शादी करने के लिए, और वो अब इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है। जीजी खुद के कैरेक्टर को सही बना रही थी ताकि उसका एंड भी वो मत हो। जाने से पहले वो ड्राइवर को भी अच्छे से बाय अंकल बोल करके जाती है। फिर घर जाके वो अपनी मॉम से मिलती है। एक्चुअल में वो स्टेप मदर की बेटी थी। और ये तो डायनासोर के ज़माने से बात चली आई कि स्टेप मदर और उसकी बेटियाँ अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन जीजी यहाँ पर अच्छी बन रही थी। उसे अपनी बड़ी बहन के बारे में पता था। उसे घर में सब गलत ही समझते थे, लेकिन जीजी जानती थी कि उसकी बड़ी बहन बहुत ही अच्छी है और उसने इस नोवेल में बहुत बुरा हुआ था उसके साथ। तो इस बार जब वो अपनी बड़ी बहन से मिलती है तो वो उससे अच्छे से बिहेव करने का डिसाइड करती है। और एक्चुअल में वही इस कहानी की मेन हीरोइन थी, जो कि आगे चल के हुगो के साथ शादी करने वाली थी। जीजी यहाँ पर अपने सिस्टर से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। वो उसे साइड में लेकर के जाती है। वो उसे ये पेंडेंट दिखाते हुए कहती है कि सॉरी सिस्टर, मैंने यहाँ पर तुम्हारी जगह ले ली। तुमने यहाँ पर हुगो का जान बचाया था। तुमसे ये पेंडेंट छीन करके मैंने तुम्हारा जगह ले लिया और हुआ से मेरी शादी हो गई। बट ट्रस्ट मी, मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं ये तुम्हें लौटाना चाहती हूँ। वो पेंडेंट को खोलना चाहती थी लेकिन पेंडेंट उससे खुल नहीं रहा था। वो कहती है कि मैं हुओ से डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें लौटाना चाहती हूँ। जीजी की सिस्टर सोच रही थी कि ये लड़की ऐसे कैसे ये बात बोल सकती है। नॉर्मली अब तक तो वो वही पाना चाहती थी और जब उससे वो मिल गया है तो फिर यहाँ पर इस तरीके से वो क्यों ही लौटाना चाह रही है। जीजी की सिस्टर को खुद ही उसकी बात समझ में नहीं आती। हालाँकि वो हुआ में इंटरेस्टेड नहीं थी। वो कहती कोई बात नहीं, अब तुम्हारी शादी जब हुआ से हो ही गई है, तो मुझे वैसे भी हुआ में इंटरेस्ट नहीं है। जब तक तुम मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगी, मैं ये बात किसी को नहीं बताने वाली कि तुमने नहीं मैंने हुआ की जान बचाई थी। लेकिन तभी वहाँ पर हुआ आ जाता है और जीजी घबराने लगती है क्योंकि उसे डर था कि अगर वो हुआ के साथ गई और उसे सच्चाई पता चल गया, तो वो सच में उसे वॉल्स को जंगलों के बीच छोड़ आएगा। वो यहाँ पर उसके सिस्टर को बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा था। जीजी सोच रही थी कि चल क्या रहा है, ये दोनों कहानी के हीरो हीरोइन है। वो उसकी सिस्टर में इंटरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। वो उसे इंट्रोड्यूस भी कराने का कोशिश करती है लेकिन कुछ खास फायदा नहीं होता है। वो के साथ उसकी सौतेली बहन भी आई हुई थी जिसका कि क्रश वो पर था। वो इस बात को अच्छे से जानता था और वो उससे डिस्टेंस ही बना के रखता था। वो की बहन जीजी को कुछ खास पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसकी शादी यहाँ पर वो से हुई थी। जब यहाँ पर जीजी हो और अपनी बहन को करीब लाने का कोशिश करती है, उसने अपनी सिस्टर को धक्का देने का कोशिश किया था लेकिन खुद ही वो की सिस्टर के ऊपर जाके गिरती है जिसकी वजह से कि उसका ड्रेस थोड़ा सा फट जाता है। अब वो इसकी इन नादानियों की वजह से खुद परेशान हो रहा था। ये लड़की चाह क्या रही है और इसका बिहेव इतना वियर्ड सा क्यों ही हो गया है। बट वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अब जीजी पूरा सॉरी सॉरी बोलने लगती है। हो यहाँ पर उसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है। कहीं न कहीं उसकी ये बचकानी हरकतें उसे पसंद भी आने लगी थी। वो लोग घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर कि उसके मॉम डैड से वो यहाँ पर मिलता है। घर में अंदर जाने के बाद हाय हेलो होता है। जीजी की मॉम हुआ कि सिस्टर को कहती है कि जाओ जाकर के इसका ड्रेस चेंज करवा दो, बेचारी का ड्रेस फट गया है। अब जीजी को मजबूरी में हुआ कि सिस्टर के साथ कमरे में अंदर जाना पड़ता है, जहाँ पर कि वो अपने ब्रांड न्यू 2 ड्रेसेस को देते हुए कहती है कि लो, इसमें से जो पहनना पहन लो। लेकिन वो अपनी असली औकात दिखाते हुए कहती है कि मैं ये स्टॉल से खरीदे हुए कपड़े नहीं पहनती। जीजी कहती है एक्सक्यूज़ मी, तुम्हें दिख रहा है ना कि इसमें ब्रांड्स के टैग लगे हुए हैं, तो फिर ये कपड़े स्टॉल से खरीदे हुए कैसे हुए? लगता है कि तुम यहाँ पर वो को कुछ ज़्यादा ही पसंद करती हो और इसी वजह से मुझसे पंगे लेने का कोशिश कर रही हो। बट अफ़सोस, अगर मैं उसकी लाइफ़ में नहीं भी होती ना तो भी वो तुम्हें पसंद नहीं करता। ये बात तो तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए।
और ये सुनते ही हुओ की बहन को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। दोनों के बीच एक अलग ही लड़ाई झगड़ा होने लगता है। तभी वहाँ पर इस तरीके से जीजी की मॉम आ जाती है और उसकी सिस्टर बिना ड्रेस चेंज किए हैं गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। जीजी की मॉम पूछने लगती है कि तुम लोग के बीच लड़ाई हो रही थी क्या? जीजी कहते हैं नहीं नहीं ये पागल है, छोड़िए इसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। वो पहली बार जीजी के घर आ रहा था तो उन्होंने उसके घर वालों के लिए काफ़ी कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी लेकर के आए हुए थे। जीजी तो ये देख के खुश हो रही थी कि बहुत सारा पैसा आने वाला है। अब वो अपने मॉम डैड के साथ खड़ी होकर के हुओ को ही बाय कर रही थी। वो भूल गई थी कि वो मैरिड है और उसे हुओ के साथ जाना है। फिर मजबूरी में उसे हुओ के साथ घर लौटना पड़ता है। उसे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि उसे पता था कि वो शेर के den में जा रही है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। घर पर पहुंचने के बाद जो हुओ की स्टेप मदर थी, वो जीजी के साथ कुछ खास बिहेव नहीं करती है क्योंकि वो हुओ की शादी किसी और लड़की से कराना चाह रही थी। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि शादी जीजी से हो गई है, तो वो काफ़ी अपसेट थी। खाने के टेबल पे जीजी को भूख लगा था, वो अपने घर की तरफ खाना स्टार्ट करती बट वो भूल गई थी कि वो ससुराल में है। वो की बहू उसे डाँट लगाते हुए कहती है, "ये सिखाया तुम्हारी माँ ने? एल्डर्स ने अभी तक चॉपस्टिक नहीं उठाया, तुम खाने लगी?" जीजी चुप हो जाती है। जैसे ही वो की बहू खाना स्टार्ट करती है, जीजी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। वो दिन भर से भूखी थी और बहुत सारा फूड खाने लगती है। सब उसे घूरने लगते हैं कि इस तरीके से क्यों खा रही है। और वो भी यहाँ पर जीजी की नादानियों को देख रहा था। वो कि मॉम गुस्सा करके आधा खाना ही छोड़ करके वहाँ से चली जाती है और जीजी को समझ नहीं आता है कि इन लोगों को हुआ क्या। मैं तो बस मस्त बैठ के खा रही थी। रात में उसकी सिस्टर यहाँ पर वो को फ्रूट ऑफर कर रही थी, लेकिन वो को साफ पता चल रहा था कि वो फ्लर्ट कर रही है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। जीजी ये देख करके भी इग्नोर करके अपना कमरा ढूंढते हुए ऊपर जाने लगती है। घर की मेड से पूछती है उसका कमरा किधर है तो उसे बताया जाता है वो कि जस्ट सामने वाला कमरा है। जैसे सोच के थोड़ा-सा रिलैक्स होती है, एटलीस्ट हुओ के साथ उसे रूम शेयर नहीं करना पड़ेगा। तभी उसे उसकी सिस्टर बताती है कि अगर वो हुओ के 10 हेयर्स कलेक्ट कर लेगी तो उसे ये कुछ स्पेशल पावर्स मिल जाएँगे। तो जीजी सोचती है ये काम तो करना पड़ेगा, तभी तो वो थोड़ी-सी और स्ट्रॉन्ग होंगी ना इस नॉवल में। जैसे ही वो उसके कमरे में एंटर करने का कोशिश करती है तभी वहाँ पर हुओ आ जाता है और वो जीजी के साथ रोमांस करने का कोशिश करता है। लेकिन जीजी यहाँ पर उसका साथ देने के बजाय उसे रोक रही थी। वो सोचता है कि ये लड़की मेरे साथ होने के लिए इतना मेहनत की है और यहाँ पर जब इसे मौका मिल रहा है, तो वो रोक रही है। जैसे ही वो जीजी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, तो जीजी हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगती है और रो के 5 हेयर्स तोड़ लेती है और फिर अपने कमरे की तरफ निकल जाती है। यहाँ पर उसकी बहन को लगता है उन दोनों के बीच कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है। वो हमेशा ही उन दोनों के बीच आने का कोशिश करती है, ताकि उन दोनों के बीच कोई भी रोमांटिक मोमेंट क्रिएट ना हो पाए। इधर जीजी गिनती है तो केवल 5 हेयर्स ही उसके हाथ में आए थे, 5 और चाहिए थे। लेट नाइट जब वो सो रहा होता है तो जीजी चोरी-छिपे उसके कमरे में एंटर करती है और वो लिटरली यहाँ पर ट्रिमर लेकर के गई हुई थी। वो तो थोड़े बहुत बस हेयर वो के लेने चाह रहे थे, लेकिन गलती से बेचारी का पूरा सर ही वो उड़ा देती है। ये सीन इतना फनी यहाँ पे लग रहा था और ये फनी हो का शक्ल बिना बालों के कि पूछो मत। जीजी यहाँ पर जल्दी-जल्दी वो 5 मिनट्स कलेक्ट कर लेती है और हुआ को कहती है, "अरे, अरे मुझसे गलती हो गई, मैं तो बस थोड़े से हेयर्स लेने के लिए आई थी, तुम तो पूरे टकले ही हो गए यहाँ पे। कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने हेयर्स दे सकती हूँ, ताकि यहाँ पर तुम हेयर ट्रांसप्लांट करवा सको।" जीजी को 10 हेयर मिलने की वजह से सुपर पावर तो मिल गए थे, लेकिन वो अब जीजी को छोड़ने नहीं वाला था। अब जीजी सोच रही थी कि उसे सुपर पावर्स मिल गए हैं, तो वो यहाँ पे सेकंड स्टोरी बिल्डिंग से भी जंप करेगी, तो उसे कुछ नहीं होगा। क्योंकि हुओ के हाथे चढ़ने से तो बेहतर है कि वो बिल्डिंग से ही जंप कर जाए और वो सच में जंप कर जाती है। वो सोचता है, ये लड़की सच में पागल है, मैंने तो इससे कुछ भी नहीं किया, ये कर क्या रही है? लेकिन नीचे जीजी गिरती है और उस बेचारी का पैर टूट जाता है। जब जल्दी-जल्दी एम्बुलेंस बुलाया जाता है, उसे वहाँ से लेके जाया जा रहा था, तो जीजी अपने सिस्टम से पूछती है कि मुझे चोट कैसे लगी? मुझे तो पावर्स मिले थे, तो वो कहती है तुम्हारा गिरने का तरीका गलत था। हॉस्पिटल में बेचारी जीजी के पैर में ऐसे प्लास्टर चढ़ जाता है क्योंकि उसका पैर टूट चुका था। उसके मॉम-डैड यहाँ पर आए थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि हुओ ने उसे बुली किया होगा। अब वो लोग हुओ और जीजी के रिश्ते को नकार रहे होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उसकी फूल सी बच्ची को ज़रूर ही हुओ ने बुली किया होगा। तभी हुआ यहाँ पर विग लगा कर के आ जाता है। किसी को पता नहीं चलता उस बेचारी के साथ क्या कांड किया था जीजी ने।
अब वो कहने लगता है कि मेरी वाइफ़ हॉस्पिटल में है, तो मैं उसका ख़्याल तो रखूँगा ना, आप लोग जा सकते हो। वो देखते हैं कि वो सच में जीजी का ख़्याल रख रहा है, तो फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ पर जीजी की सिस्टर आती है उसे देखने के लिए। अब वो सोच रही होती है कि क्यों ना वो और अपने सिस्टर को और करीब लाने का कोशिश करे, लेकिन वो यहाँ पर गुस्सा करने लगते हैं कि वो अपनी बहन के साथ मुझे बात करने के लिए क्यों ही भेज रही है। उसे नहीं पता था कि उन दोनों के बीच क्या ही वो चक्कर चिल्लाना चाहती है। वो यहाँ पर जीजी के साथ रहना चाह रहा था, लेकिन जीजी को उसके साथ नहीं रहना था। वो के जाने के बाद जीजी अपनी बहन को ये पेंडेंट खोलने के लिए बोलती है। उसकी सिस्टर पेंडेंट खोलने में उसका हेल्प करती है। उसकी सिस्टर से जीजी प्रॉमिस करती है कि वो उसे कभी दोबारा बुली नहीं करेगी। साथ ही में वो पूछती है कि क्या वो हुओ को पसंद नहीं करती? तो उसकी सिस्टर कहती है कि नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है हुओ में। मैं किसी और को पसंद करूँगी, मुझे ऐसे पैसे वाले लड़के कुछ ख़ास पसंद नहीं आते। वैसे मेरे पास तो खुद बहुत है, मुझे एक सिंसियर बंदा चाहिए। अब जीजी सोच रही होती है कि अगर हीरोइन को हीरो से प्यार नहीं होगा तो कहानी कैसे चलेगी? अगले दिन हुओ के ग्रैंडफ़ादर उसकी फैमिली उससे मिलने के लिए आते हैं। उसके ग्रैंडफ़ादर जीजी को अपनी कंपनी के शेयर्स दे देते हैं। कुछ शेयर्स दे देते हैं और यहाँ पर घर का वही खानदानी कड़ा भी जीजी को ही दे देते हैं, जो देख कर के हुओ के स्टेप मदर को बहुत ही जेलसी हो रही थी कि जीजी को ये सब कुछ क्यों ही मिल रहा है। ये सब कुछ तो शादी के इतने सालों बाद मुझे भी नहीं मिला था। अब यहाँ पर लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। जीजी भी काफ़ी खुश थी कि चलो कम से कम हुओ की फैमिली में कोई तो है जो कि उसे सपोर्ट कर सकता है, अगर कल को कुछ बुरा होता है तो। रात में वो अकेले अपने कमरे में सोच रही थी कि यार मेरा पैर भी इसी समय टूटना ज़रूरी था। तभी लेट नाइट वो लव डोज़ के नशे में कमरे में आता है। ग्रैंडफ़ादर ने जो सूप वो को पीने के लिए दिया था, उसमें नशे का दवा था और वो जीजी को किस करने लगता है। जीजी यहाँ पर हुआ कि अचानक ऐसे आने से काफ़ी घबरा जाती है और जब उसे किस करता है तो वो उसे रोने लगती है। वो को लगता है कि शायद वो उसे बुली कर रहा है और वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। जीजी को रोते हुए देख के वो खुद को कंट्रोल करता है और वॉशरूम में जा करके ठंडे पानी से बात लेने लगता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसे जीजी को फोर्स नहीं करना चाहिए था। फ्रेशन अप होकर के वो कमरे में आता है। जीजी घबराई हुई थी। वो कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें टच नहीं करने वाला, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। फिर वो चुपचाप सो जाते हैं। जीजी भी एक कोने में सोई थी। अगली सुबह वो मेड को बुलाने के लिए बेल बजाती है ताकि वो फ्रेशन अप होने में उसकी हेल्प कर दे, लेकिन वहाँ पे वो आ जाता है और कहता है कि मेड छुट्टी पे गई है। और फिर वो जीजी को उठा के लेके जाता है वॉशरूम में फ्रेशन अप होने के लिए। वो बाहर वेट कर रहा था। जीजी यहाँ पे अपना ब्रश व्रश करती है, चेंज वेंज करती है और फिर वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। जैसे ही वो दोनों वहाँ से जा रहे थे तभी वो सिस्टर आ जाती है और वो ये देख के चिल्लाने लगती है कि दोनों के बीच में क्या चल रहा है। उसे ऐसा लगने लगता है कि दोनों की शादी भले ही मजबूरी में हुई थी, लेकिन कहीं यहाँ पर एक्चुअल में दोनों के बीच में सही में कोई रिलेशनशिप तो बन नहीं रहा था। वो जाकर के बेड-वेड चेक करती है, लेकिन फिर वो कन्फर्म हो जाती है कि नहीं, इनके बीच अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। खाने के टेबल पर वो हुआ को कॉलेज छोड़ने के लिए बोल रही होती है, लेकिन वो मना कर रहा था और ज़िज़ी यहाँ पर साफ समझ रही थी कि दोनों के बीच क्या चल रहा है। जो हुओ की मॉम थी, वो हुओ को बोल रही होती है कि तुम्हारी बचपन की फ्रेंड एनी आ रही है, तुम उसे एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए चले जाना। एक्शन में वो उन्हीं दोनों का सेटिंग भिड़ाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन हुओ उस चीज़ के लिए भी मना कर रहा होता है। अब यहाँ पर वो तो समझ ही रही थी कि वो उन दोनों का वो यहाँ पर जीजी को अपने साथ लेकर के जाता है एनी को रिसीव करने के लिए। एनी को पता नहीं था कि वो मैरिड है। जब वो वहाँ पर उसे रिसीव करने के लिए आता है, तो फिर इस तरीके से एनी आगे पैसेंजर सीट पर बैठने के लिए जाती है, तो सामने वो जीजी को देखती है और ये देख के शॉक हो जाती है। हुआ से बताता है कि जीजी उसकी वाइफ है। एनी यहाँ पर इनोसेंट रोल प्ले कर रही थी, लेकिन उसे इस बात से काफी जेलस हो रहा था कि जीजी ने हुआ से शादी कैसे ही कर ली। वो लोग उसे घर लेकर के जाते हैं। जीजी तो समझ ही रही थी कि एनी से पीछा छुड़ाने के लिए हुआ उसका इस्तेमाल कर रहा है। घर पहुंच कर के हुआ की मॉम उसे रिसीव करने के लिए आती है और हुआ जीजी को गोद में उठा के लेके जाता है क्योंकि उसके पैर में फ्रैक्चर था। वो सबके सामने ये दिखाता है कि वो और जीजी बहुत ज़्यादा ही क्लोज हैं। खाने के टेबल पर हुआ की मॉम हुआ से कहती है एनी को शॉपिंग कराने के लिए लेके जाने के लिए। एनी भी
जीजी भी यहाँ पर इनोसेंट रोल प्ले करते हुए कहती है, हाँ, हाँ, वो लेके जाओ अपनी बेस्ट फ्रेंड नैनी को घुमाने के लिए, वरना तुम्हारी माँ को लगेगा कि मैं तुम्हें रोक रही हूँ कहीं आने-जाने से और फिर वो लोग मुझे ही ब्लेम करेंगे। अब वो ऐसे रोना-धोना कर रही थी, वो तो समझ ही रहा था कि जीजी एक्टिंग कर रही है और इसके कहने की वजह से वो मान तो जाता है कि ठीक है, वो हनी को शॉपिंग कराने लेकर के जाएगा, लेकिन जीजी भी उसके साथ जाएगी। अब उसने ये नहीं सोचा था कि वो उसे भी यहाँ पर ऐसे घसीटने वाला है। वो लोग जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो जीजी यहाँ पर हो और एनी को दूसरे शॉप में भेज देती है और खुद हेल्पर के साथ दूसरे शॉप में चली जाती है। जहाँ पर कि जो हेल्पर थी ना, वहाँ पर उसे ऐसा लग रहा था कि जीजी कोई गरीब है और वो इन ड्रेसेस को अफोर्ड नहीं कर पाएगी, तो वो उसका इंसल्ट करने लगती है और उन्हें उस शॉप से जाने के लिए बोलती है। जीजी की हेल्पर उस पर गुस्सा करने लगती है कि कस्टमर से ऐसे ट्रीट करते हैं। वो कहती है, हाँ, गरीब कस्टमर से ऐसे ही ट्रीट करते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक और लड़की आती है जो कि एनी की फ्रेंड थी और वो खुद को कुछ ज़्यादा ही अमीर दिखाने लगती है। हेल्पर उससे अच्छे से ट्रीट कर रही थी, तभी मैनेजर आता है और वो हेल्पर को जॉब से निकाल देता है। वो यहाँ पर जीजी के सपोर्ट में आता है और वो उस लड़की को बताता है, ये पूरा मॉल ही मेरा है और जैसे मेरी वाइफ है, तो तुमने मेरी वाइफ का इंसल्ट किया तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जॉब करने के लिए मिलने वाला है। अब जीजी देखती है कि हो उसका सपोर्ट कर रहा है, तो उसे भी थोड़ा अच्छा लगने लगता है। तभी वहाँ पर एनी भी आ रही है, उसकी फ्रेंड उससे माफ़ी माँग रही थी कि उसे पता नहीं था कि हो की वाइफ है, लेकिन एनी अपनी फ्रेंड का सपोर्ट नहीं करती है और कहती है कि तुमने तो हद ही कर दिया। जीजी के सामने वो इनोसेंट ही रोल प्ले कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर यहाँ पर उसने जीजी के खिलाफ सबके सामने गई तो फिर तो पंगा ही हो जाएगा। इसी वजह से वो जीजी के सामने बिल्कुल इनोसेंट बन रही थी, ऐसे दिखा रही थी कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो यहाँ पर जीजी के लिए बहुत सारे ड्रेसेस बाय करता है और अपने पास के विला पर जीजी को लेकर के जाता है। वो लोग वहाँ पर एक रात स्टे करने वाले थे। जंगल के पास से बहुत से सारे वुल्फ की आवाज़ आ रही थी। जीजी घबरा रही थी क्योंकि उसे डर था कि वो कहीं उसे जंगल में ना ले जा कर के छोड़ आए। अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो एक ही साथ उन्हें यहाँ पर एक कमरे में स्टे करना होगा। जीजी को डर था कि उसने गलती से हो को ऑफेंड कर दिया तो वो सच में उसे जंगल में छोड़ देगा। वो भी यहाँ पर जीजी को थोड़ा डरा रहा था क्योंकि उसे पता चला था कि जीजी को यहाँ पे वुल्फ लोगों से डर लगता है, लेकिन जब वो एक्चुअल में डरने लगती है तो वो सॉरी सॉरी बोल करके उसे कमरे में लेके जाता है और कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार। जीजी सोचती है इस लड़के से डिवोर्स ले लेने में ही भलाई है और यहाँ पर इस तरीके से वो हुआ को जैसे ही कहती है कि वो डिवोर्स लेना चाहती है, तभी वो वॉशरूम से बाहर आ जाता है और कहता है कि डिवोर्स तो ना हो पाएगा एक बार जब हमारी शादी हो चुकी है तो। जीजी पूछती है क्यों, तो वो कहता है क्योंकि मुझे बार बार शादी करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। अब जीजी को यहाँ पे फ्रेशन अप होना था, उसे हो के अलावा और कोई हेल्प करने वाला नहीं था, तो उसे हेल्प करने के लिए बोलती है। वो उसे वॉशरूम में लेकर के जाता है और जीजी जैसे-तैसे यहाँ पे फ्रेशन अप होती है। दोनों मस्त यहाँ पर एक रूम में सो रहे होते हैं और जीजी जल्दी से सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन तभी अगली सुबह हुओ की मॉम, उसकी बहन और रैनी तीनों ही कमरे में आ जाते हैं। जीजी और हुआ को साथ-साथ देख कर के वो लोग शॉक थे और वो उन पर गुस्सा करने लगता है। आप लोग ऐसे कमरे में अचानक से कैसे आ सकते हैं? जीजी तो समझ ही रही थी कि वो अपनी मॉम लोगों के सामने इतना ज़्यादा क्लोज़-क्लोज़ दिखा रहा है और वो हो पर गुस्सा करने लगती है कि वो उसका इस्तेमाल करना बात-बात पर बंद करे और गुस्से में आकर के वो यहाँ पर हुआ को बाइट भी कर लेती है। घर की हेल्पर यहाँ पर जीजी को बाहर घुमा रही थी और बातों-बातों में वो हुआ का पास भी उसे बता रही थी। कंपनी को और अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हुआ को एक्चुअल में इस तरीके से रूथलेस इंसान बनना पड़ा था। वो बचपन में जंगल में खो गया था जहाँ पर कि वुल्फ उसके दोस्त बन गए थे और उसके बाद से इस जंगल के वुल्फ हुआ की बातों को माना करते हैं। इसके बाद जीजी हो की फैमिली के साथ खाना खाने के लिए जाती है। हो के फादर उसकी फ़िक्र कर रहे थे कि वो ठीक तो है ना, उसके पैर का ये प्लास्टर कब तक उतरने वाला है। ये देख कर के उसकी मॉम को काफ़ी जेलसी होने लगती है। इस सब यहाँ पर अब जीजी का धीरे-धीरे करके केयर करने लगे हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसकी बहन को एनी के लिए फूड देने के लिए भेजा जाता है। तो वहाँ पर वो इनोसेंट बनते हुए हो की बहन को जीजी के खिलाफ भड़का देती है। कहते हुए कि मैं तो गिव अप कर रही हूँ, किसी और से शादी कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता है कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है। वो जानबूझ करके उसकी बहन को भड़का रही थी ताकि वो जीजी को जाकर के हर्ट करे।
और वो करती भी ऐसा ही है। जीजी ऊपर पुल पर बैठी हुई थी और यहाँ पर वो जाकर के उसे एक बड़ा-सा डंडा लेके उसके सर पे वार कर देती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने से पहले जीजी ने देख लिया था कि ये हुओ की बहन की हरकत है। थैंकफुली हुओ के डैडी देख लेते और जल्दी-जल्दी जीजी को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। जीजी को जब होश आता है तो वो नर्स का फ़ोन लेकर के पुलिस को कंप्लेन कर देती है कि किसी ने उसे मारने की यहाँ पर कोशिश की है। तभी वहाँ पर हुओ की फैमिली आ जाती है और उसकी मॉम तो जीजी को ही पागल कह रही थी कि हमेशा परेशान ही होते रहती है। तभी वहाँ पर जीजी उठती है और हुओ की बहन की पिटाई करने लगती है और कहती है कि इसने मुझे हर्ट किया था। उसकी बहन कहती है क्या तुम्हारे पास इस बात का प्रूफ है? अब जीजी ने उसकी पिटाई की थी, इसी वजह से उसे कुछ पॉइंट्स मिल गए थे, जिस वजह से कि उसके पास सीसीटीवी फुटेज थोड़ी ही देर में आने वाला था। वो उसकी अच्छी खासी पिटाई लगा रही थी उससे रिवेंज लेने के लिए। तब तक वो यहाँ पर आता है और वो जीजी का फिक्र करने लगता है। जीजी से वो पूछता है क्या हुआ ये तो बताओ। जीजी कहती है कि तुम्हारी बहन ने मुझ पर अटैक किया था। तब तक वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। उसकी मॉम गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है और तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। जीजी कहती है किसने कहा कि मेरे पास प्रूफ नहीं है। तब तक वो वीडियो उसके पास आ चुका था और वो वीडियो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स को दिखा देती है कि किस तरीके से हुओ की बहन ने उस पर अटैक किया था। अब भाई क्राइम तो सामने है, तो हुओ की बहन को वहाँ से लेके जाया जाता है। उनके जाने के बाद वो यहाँ पर जीजी का फ़िक्र कर रहा था और कह रहा होता है कि मैं हूँ ना, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। इधर जीजी अपने मॉम-डैड को ये बात कंप्लेन करती है तो उसके मॉम-डैड हुओ को कंपनसेशन फ़ी देते हुए उसे डिवोर्स लेने के लिए बोलते हैं। जीजी भी कुछ सोचते हुए यहाँ पर हुओ को कॉल करती है और डिवोर्स का बात करती है तो वो कहता है तुम्हें डिवोर्स लेना क्यों है? तो जीजी कहती है तुम्हारे घर में मैं मरती-मरती बची हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। वो कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपसे तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दे सकता। उसकी मॉम कहती है कि चलो अगर वो ऐसे डाइवोर्स नहीं देगा, तो फिर तुम उसे चीट करो। जब तुम उसे चीट करोगी तो वो ज़रूर ही तुम्हें छोड़ देगा। और वो अपनी बेटी को क्लब लेकर के जाती है मेल मॉडल्स के साथ मस्ती करने के लिए। जहाँ पर कि जीजी के मॉम के बहुत सारे फ्रेंड्स वहाँ पर पहले से ही अवेलेबल थे। जीजी वहाँ पर आती है तो वो लोग उसके साथ काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं और उन लोगों ने बहुत सारे मेल मॉडल्स मँगा लिए थे। जीजी यहाँ पे क्लब में फुल ऑन मस्ती कर रही होती है। वो वहाँ से गुज़र रहा था तो वो जीजी को देखता है और सोचने लगता है कि जीजी यहाँ क्या कर रही है। तो उसे इस तरीके से डांस करते हुए देख कर के उसे काफ़ी जेलस होने लगता है और वो यहाँ पर वो को जल्दी-जल्दी वहाँ से लेकर के जाता है। जब वो जीजी ऐसे देखती है तो वो काफ़ी नशे में थी, वो उसे पहचान नहीं पाती है और वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। वो कहती है, "अरे तुम तो वही मेल मॉडल हो ना, मेरी मॉम ने जिसे बुक किया है।" अब वो समझ जाता है कि ये दोनों माँ-बेटी की कारस्तानी है। जीजी काफ़ी ड्रंक थी, उसकी फुद्दू जैसी हरकतें यहाँ पर स्टार्ट थी और वह यहाँ पर इस तरीके से हुओ के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। वो इसे सँभालते हुए अपने कमरे के वॉशरूम में लेकर के जाता है। ठंडे पानी से तब नहलाता है, तब जाकर के जीजी को होश आता है। अब जीजी यहाँ पर थोड़ा-सा घबरा रही थी कि हुओ को पता चल गया कि मैंने उसे चीट किया और अब मुझे छोड़ने नहीं वाला है। लेकिन वो यहाँ पर जीजी पर उस वज़ह से गुस्सा नहीं करता, वो एक्चुअल में जेलस था। जीजी उसकी वाइफ़ है और वो दूसरे लड़कों के साथ भला कैसे ही जा सकती है। फ्रेशन अप होकर के जब जीजी निकल रही थी तो उसका पैर स्लिप करता है और वो यहाँ पर उसका हेल्प करने के लिए आ जाता है। जीजी को वो वहाँ से लेकर के जाता है। जीजी पर वो गुस्सा कर रहा था कि उसने ऐसा बिहेवियर क्यों किया। जीजी के पास कपड़े नहीं थे, वो लोग होटल में गए थे स्टे करने के लिए। तो यहाँ पर वो जीजी के लिए कुछ कपड़े बाय करने के लिए नीचे चले जाता है। तभी वहाँ पर वो की सेक्रेटरी आती है और वो बोलने लगती है कि उसके और वो का रिलेशनशिप अलग है। उसे नहीं पता था कि जीजी एक्चुअल में वो की वाइफ़ है और वो उसे खुद की तरह एक मिस्ट्रेस गर्ल समझ रही होती है और जीजी को वो के लाइफ़ से जाने के लिए कहती है। तब तक वहाँ पर वो आ जाता है। उसकी सेक्रेटरी तो जीजी के लिए कपड़े लेने के लिए बाहर गई हुई थी। जीजी हो पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम मुझे डिवोर्स भी नहीं दे रहे हो और तुम खुद मुझे चीट कर रहे हो। वो कहता है मैंने कब तुम्हें चीट किया? तभी उसकी सेक्रेटरी आ जाती है और कहती है लो आ गई तुम्हारे लवर। वो गुस्से में आकर के उसे जॉब से निकाल देता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ के सामने आकर के कह रही हो कि तुम मेरे लवर हो। मुझे तो ये बात पता ही नहीं था। अब उसकी सेक्रेटरी को ऐसे जॉब से निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद वो जीजी के घर जाता है, उसकी मॉम भी डरी हुई थी कि वो उसे डाँट लगाएगा, वो जीजी को ऐसे क्लब लेके गई थी लेकिन वो उन्हें डाँट नहीं लगाता है और वो और जीजी
आज यहीं स्टे करने वाले थे। उसके मॉम-डैड को फ़िक्र था कि कहीं वो जीजी को बुली ना करे। उसने इतना बड़ा कांड जो किया है। अब वो दोनों हस्बैंड-वाइफ थे तो उन दोनों को एक ही कमरे में स्टे करना होगा। उसके मॉम-डैड तो दोनों को अलग कमरे में रहने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है ये कहते हुए कि अब जीजी मेरी वाइफ़ है, मैं उसके रहने पर भला दूसरे कमरे में क्यों भी जाऊँ? उसके मॉम-डैड एक्स्ट्रा ब्लैंकेट अवेलेबल करवा तो देते हैं, लेकिन पूरी रात वो लोग फ़िक्रमंद थे कि कहीं वो एक्चुअल में यहाँ पर किसी को बुली ना करें। अगली सुबह जब वो जाती है तो देखती है कि वो ऑफ़िस के काम से जा चुका और उसकी सिस्टर आई है। उसने अपने मॉम-डैड को अपनी बहन से माफ़ी माँगने के लिए कहा था। वो लोग कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो बेटा, मैं बेकार में ही अपनी पहली वाइफ़ की मौत का ज़िम्मेदार तुम्हें मान रहा था। तुम आराम से घर में रह सकती हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। और यहाँ पर फाइनली जीजी की वजह से उसकी बहन और उसकी फैमिली के रिलेशन थोड़े क्लोज हो जाते हैं। उसकी बहन एक्चुअल में इनोसेंट थी और ये अपने विलन बिहेवियर की वजह से अपनी सिस्टर को ऐसे विलन बना करके घर पे रखी हुई थी। जीजी के ज़िद की वजह से जीजी की मॉम उसकी बड़ी बहन से अच्छे से बिहेव करती है। तभी वहाँ पे जीजी को उसके दोस्तों को कॉल आता है और जीजी कॉलेज के लिए निकल जाती है। उन्हें यहाँ पर पता चल गया था कि जीजी एक्चुअल में मैरिड है। एक इंसान उन्हें फॉलो कर रहा था और उनकी बातों को रिकॉर्ड कर रहा था। अब यहाँ पे सब जीजी से पूछते हैं कि उसकी रात ही कैसे बीत रही है। जीजी यहाँ पे सबको झूठ बोल देते कि एक्चुअल में वो रोमांस नहीं कर सकता है। इसी वजह से उनके रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन जब भी यहाँ पर वो उसके पास आने का कोशिश करता था तो जीजी ये उसे मना कर देती थी। ये बंदा इनके वीडियोस को रिकॉर्ड करके सेंड कर देता है, किसे ये अभी नहीं बताया जाता। दूसरी तरफ लेट नाइट वो अपने दोस्तों के साथ क्लास रियूनियन में जाती है। हालांकि उसे मन नहीं था बट उसके दोस्त जबरदस्ती से लेके जाते हैं, जहाँ पर कि क्लास का एक लड़का जीजी के पीछे पड़ जाता है। उसी क्लास रियूनियन में हुओ की सिस्टर भी आई हुई थी। उसकी फैमिली ने जैसे तैसे बेल करा करके उसे जेल से बाहर निकाला था। यहाँ पर वो जीजी को देखती है, उसको वो लड़के ज़बरदस्ती गेम खेलने के बहाने ड्रिंक करा रहे थे। ये वीडियो रिकॉर्ड करके वो जानबूझ कर के हुओ को भेज देती है, ताकि यहाँ पर वो जीजी पर गुस्सा करे और उसके ऐसे बुरे बिहेवियर की वजह से उससे डिवोर्स ले ले। और जीजी को पता ही नहीं था कि वो इनके प्लान का हिस्सा बनते जा रही है। वो थोड़ी-सी यहाँ पर ड्रंक हो रही थी, वो वहाँ से निकलने के लिए सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर वो काफ़ी गुस्से में वो वीडियो देख कर के आ जाता है। अब वो को देखते ही झिझी यहाँ पे परेशान हो जाती है, क्योंकि अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो चीट करते हुए पकड़ी गई है। वो यहाँ पर झिझी को कुछ बोलता नहीं है, वो बस गुस्से में उसे घूरते हुए वहाँ से जाने लगता है। और झिझी हो के पीछे-पीछे उसे माफ़ी माँगने के लिए, उसे चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए जा रही होती है। डरते-डरते जीजी यहाँ पर वो को एक्सप्लेन करने के लिए जा रही थी कि एक्चुअल में वैसा नहीं है जो वो समझ रहा है। वो जीजी को जेलस होकर के किस करने लगता है। जीजी वापस से रोने लगती है। वो कहता है तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें मुझे चीज़ें एक्सप्लेन करनी चाहिए? जीजी कहती है मैं तो क्लास रियूनियन में गई थी, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला? तो वो उसे वीडियो दिखाती है जो कि उसकी बहन ने भेजी थी। वो कहती है ये लड़की नहीं सुधरने वाली है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है और वो पर गुस्सा करने लगती है कि तुम उसे फ़ॉरेन कैसे भेज सकते हो? वो कहता है कि अगर मैं उसे फ़ॉरेन ना भेजूँ, तो वो घर पर आएगी तो वापस से मेरी वाइफ़ को हर्ट करने का ही कोशिश करेगी। इससे बेहतर है कि वो फ़ॉरेन ही जाए और तुम्हें अपनी बेटी ज़्यादा प्यारी है, तो तुम भी उसके साथ जा सकती हो। अगले दिन जीजी के कॉलेज में कुछ कंपटीशन वगैरह हो रहा था, जिसके लिए ना जाने उन्हें क्या करना था कि वो हुओ को इसी बहाने ब्लाइंड डेट पर डाल देती है। उसका एज कम करके और यहाँ पर उसकी फ़ोटो वगैरह लगा के। हुओ को बहुत सारे कॉल्स आने लगते हैं, उसे पता चलता है तो वो जीजी पर गुस्सा करता है कि मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा और तुम मुझे ब्लाइंड डेट पर कैसे डाल सकती हो? अब वो उसे समझा रही थी कि एक्चुअल में ऐसा-ऐसा कॉलेज का बात है इसी वजह से। लेकिन उसे पता था कि वो उसे बहुत डाँट लगाएगा। वो सेफ्टी के लिए अपनी बहन के पास फरार हो जाती है। उसकी बहन टॉप की हैकर थी और वो यहाँ पर जीजी का आईपी एड्रेस चेंज कर देती है, जिस वजह से कि वो उसे पहचान ना पाए कि वो फ़िलहाल कहाँ है। वो जीजी को डाँट लगाने के लिए कॉल करता है, उसने उसका इंतज़ार करने के लिए बोला था और वो यहाँ पे इस तरीके से कहाँ गायब हो गई, तो वो कहती है तुम मुझे ढूँढ नहीं पाओगे। उसकी बहन यहाँ पर अपने बंदे से बात करने के लिए भी थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है कि तभी वहाँ पर वो जीजी को ढूँढते हुए पहुँच जाता है। वो तो उसकी बहन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकला और यहाँ पर इस तरीके से वो जीजी पर गुस्सा करते हुए उसे वहाँ से लेकर के जाता है। उसकी बहन यहाँ कमरे में आती है, उसे पता चलता है कि जीजी को उसका हस्बैंड लेकर के गया है, तो वो मन ही मन हँसने लगती है। क्योंकि उसे पता था कि वो
जीजी को हर्ट नहीं करेगा इधर। वो जीजी से बहुत ही गुस्सा था और वो उसे कह रहा था कि मैं जितना ही अपना गुस्सा कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा हूँ, तुम इतना ही मुझे गुस्सा दिलाए जा रही हो। जीजी यहाँ पर उसे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ड्रामा करना बंद करो। वो फिर हुओ को एक्शन में मनाने के लिए जाती है, तो उसे सिस्टम के थ्रू पता चलता है कि अगर उसने हुओ को किस किया तो उसे कुछ और पॉइंट्स मिल जाएँगे और उसे पॉइंट्स पूरा 100 पहुँच जाएगा, तो फिर वो कहानी और उसका मिशन दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर वो खुद पहली बार आगे बढ़ के हुओ को किस करती है। वो भी ये देख कर के काफ़ी शॉक हो जाता है। उसे भी ऐसा लगने लगता है कि शायद जीजी उसके साथ रिलेशनशिप को अब थोड़ा सीरियसली लेना चाह रही है। अगली मॉर्निंग जेसी देखती है कि एनी यहाँ पर उनके घर पर आई हुई है। वो तो हो के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त बिताने का सिर्फ़ बहाना ढूँढा करती थी। जीजी को एक्चुअल में अपने घर के लिए निकलना था और वो उसे छोड़ने जाने वाला था। लेकिन यहाँ पर जब एनी को पता चलता है कि वो और जीजी कहीं जा रहे हैं, तो वो भी उनके साथ जाने का बहाना करने लगती है, तो वो उसे अलाउ कर देता है। लेकिन वो जीजी को कहता है कि हमारे बटलर साहब तुम्हें घर छोड़ आएँगे। जी, इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है। अब शुरुआत में तो एनी को भी यही लग रहा था कि वो भी उनके साथ जाने वाला है, लेकिन फिर जब उन्हें पता चलता है तो जीजी जैसे ही घर पहुँचती है, तो वो कहती थी उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया है और उसे जाना पड़ेगा। उसके घर वाले पूछते हैं कि एनी यहाँ क्या कर रही थी? तो जीजी बताती है कि एनी एक्चुअल में हो को पसंद करती है और अब तक हो ने उसे टच नहीं किया है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि शायद वो बेड पर अपना फिजिकल परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है। उसकी बहन कहती है एनी को रास्ते से हटा दूँ क्या? जीजी और उसकी फैमिली वाले घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं अरे नहीं, नहीं, कानून को अपने हाथ में लेने का क्या ही ज़रूरत है। उसकी मॉम कहती है तो तुम्हें कुछ और तरीका अपनाना ही पड़ेगा। अगर वो यहाँ पर तुम्हारे साथ रोमांस नहीं कर सकता है तो। उन्हें नहीं पता था कि एक्चुअल में बात क्या है यहाँ पर और इस तरीके से वो लोग तो अपनी बेटी का भला ही समझ रहे थे। वो मना करती है कि ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि एक्चुअल में मेरे और वो के बीच में क्या चल रहा है। अगले दिन जीजी अपने डैड का होटल ज्वाइन करने के लिए जा रही है, लेकिन वो एक वेट्रेस की नौकरी ज्वाइन की थी वहाँ होटल में क्या चल रहा है ये भी जानने के लिए। यहाँ पर सब तो जीजी को एक नॉर्मल बैकग्राउंड का समझ रहे होते हैं और जीजी ने अपनी आइडेंटिटी जानबूझ करके हाइड करके रखी हुई थी। तभी वहाँ पे 2 ठरकी आते हैं, जो कि हमेशा यहाँ पे नई लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने का बहाना ढूँढते रहते थे। अब यहाँ पर जब उनकी नज़र जीजी पर पड़ती है, तो वो लोग उसे कहते हैं जीजी को ही भेजो, हमें फूड सर्व करने के लिए। अब जीजी को यहाँ पता ही नहीं था क्या चल रहा है, वो तो नॉर्मली अपना काम कर रही होती है और उन्हें जाकर के फूड सर्व करने लगती है। लेकिन जैसे ही वैसा करती है, तो यहाँ पर वो लोग उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। शुरुआत में तो जीजी उन्हें इग्नोर कर देती है और सोचती है कि शायद वो ओवरथिंक कर रही है। ये लोग इस तरीके से बुरे नहीं हैं और फिर वो दूसरे गेस्ट को भी एंटरटेन करने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी देखती है कि वहाँ पर एक्चुअल में हू आया हुआ है और हुओ को भी वो चुप ही रहने के लिए कहती है, किसी को नहीं बताने कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। जीजी को वापस से वो दोनों टर्की बुलाते हैं फूड सर्व करने के लिए। इस बार तो वो लोग हद ही कर देते हैं, कुछ ज़्यादा ही जीजी के साथ बदतमीजी से बिहेव कर रहे थे। तभी वहाँ पर हुओ आ जाता है और हुओ को देख कर के सब चुप रह जाते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर वो जीजी के कहने पे नहीं बताता है कि एक्चुअल में जीजी उसकी वाइफ है, लेकिन कहता है चलो चलो हमें भी तुम्हारे साथ साथ फूड रूम में चलना है शेयर करने के लिए। जैसे ही वो लोग वो के साथ जाते हैं वहाँ पर जो उनकी खाने में खातिरदारी होती है, मतलब ऑप्शंस की कमी नहीं थी। लात, जूते, घूंसे, थप्पड़, मुक्के सब पड़ रहे थे उन्हें। वो लॉन उनकी पिटाई की जाती है और यहाँ पर जीजी सोच रही थी कि ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे पता चलता है कि कुछ नहीं, इसने तो बहुत कुछ कर दिया। वो गुस्से में अपने पुराने फॉर्म में आ चुका था। उसने उसकी बीवी को टच करने का हिम्मत कैसे किया? ये लोग जीजी से पूछने लगते हैं कि क्या वो हुआ को जानती है? जीजी कहती है नहीं, नहीं, मैं तो बस एक नॉर्मल वेट्रेस हूँ, भला मैं हुआ को कैसे ही जानने लगी? उन्हें लगने लगता है कि शायद कोइंसिडेंटली हुआ ने यहाँ पर जीजी का हेल्प किया होगा और वो वहाँ से चले जाता है। ये सब कुछ होने के बाद जो जीजी का बॉस था वो उससे बात करने के लिए उसे अपने ऑफिस में बुलाता है।
और उसका बॉस भी यहाँ पर जीजी के साथ फ्लर्ट कर रहा था। शुरुआत में तो वो उससे कुछ नहीं बोलती है, लेकिन यहाँ पर वो अपने डैड से कंप्लेन कर देती है कि वो मैनेजर जो है वो मुझे परेशान कर रहा है। अगले दिन उसे फायर कर दिया जाता है। फायर ही नहीं, उसकी जो पिटाई लगाई जाती है कि बस पूछो मत। अब यहाँ पर सब सोचने लगते हैं कि अचानक से क्या हो गया, उस मैनेजर को क्यों ही इस तरीके से फायर कर दिया गया। किसी को उस पर डाउट नहीं जाता है। नेक्स्ट डे वैलेंटाइन डे था। कॉलेज का वही टर्की लड़का जीजी को कॉलेज में सबके सामने प्रपोज कर देता है, लेकिन जीजी उसे मना कर देती है। वो उसे रिसीव करने के लिए आया था, वो उसे छोड़ करके हो के साथ चली जाती है। ये लड़का जेलस हो जाता है कि मेरी नहीं तो किसी की नहीं, और जीजी के बारे में रूमर्स फैला दे रहा है कि वो जीजी का शुगर डैडी है। जीजी जब अगले दिन कॉलेज आती है तो सब उसे घूर रहे थे। उसे इस रूमर के बारे में पता चलता है तो वो समझ जाती है कि बस लड़के ने ही किया होगा। जाके वो उसकी इतनी अच्छी खासी क्लास लगाती है कि वो अब रूमर्स तो छोड़ो, सच्ची न्यूज़ भी कहीं किसी को फैलाने का हिम्मत नहीं करेगा। उसी दिन हुआ यहाँ पर स्पीच देने के लिए जीजी के कॉलेज में आया हुआ था, और जब वो यहाँ पर आता है तो इस तरीके से वो जीजी को ये कहता है कि सबको अनाउंस कर देता है कि जीजी एक्चुअल में उसकी वाइफ है। ये बात जानते ही सब शॉक हो जाते हैं। जीजी ने जानबूझ करके अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर सबको पता ही चल ही जाता है। नेक्स्ट नाइट जीजी मस्त घोड़े बेच करके सो रही होती है, और वो सोचता है जीजी को वो और ज्यादा इम्प्रेस कैसे करे, तो वो अपने दोस्त से इस बारे में कुछ आइडियाज ले रहा होता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि अपनी मस्त मस्त वाली बॉडी और एप्स वगैरह जीजी को दिखाने के लिए। अगली सुबह जब जीजी जगती है तो वो उसका ड्रेस चेंज करने का बहाना करता है, और यहाँ पर इस तरीके से वो उसके ऐप देखती है तो उसे नोज ब्लीड स्टार्ट हो जाता है। वो शर्माते हुए वॉशरूम चली जाती है, और वो अब उसे ज़्यादा नहीं छेड़ता है। अगले दिन जीजी अपनी जॉब पर जाती है तो वो लड़कियों को उसके बारे में बिचिंग करते हुए सुनती है। जीजी अब भला कहाँ ही चुप रहने वाली थी, और वो जा करके उनसे लड़ने झगड़ने लगती है। इन दोनों को जॉब से निकाल दिया जाता है। इन्हें नहीं पता था कि जीजी के डैड का ही एक्चुअल में ये होटल है। तभी वहाँ पर एनी आने लगती है, और इस तरीके से जीजी देख करके उसे छुपने का कोशिश करती है। जो और लड़कियाँ थी, जो जीजी को पसंद नहीं करती थी, वो यहाँ पर उससे इस तरीके से एनियन की बुराई करते हुए उसे परेशान करने का प्लान करती है। लेट नाइट सब कंपनी की तरफ से पार्टी में गए हुए थे, जीजी भी वहाँ गई थी। जानबूझ कर के वो लोग उसके ड्रिंक को टैम्पर्ड कर देते हैं। वैसे तो एक ऑरेंज ड्रिंक था, जीजी का ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है और वो उस ड्रिंक को पी लेती है। लेकिन जैसे ही वो उस ड्रिंक को पीती है, उसे बहुत ही ज़्यादा नशा होने लगता है। अब वो लोग जीजी को एक दूसरे होटल के कमरे में भेजने का प्लान कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर वो जीजी को सेव करने के लिए आ जाता है, और उन दोनों लड़कियों को भी साथ में पकड़ लेता है। उनकी मार-पिटाई लगा कर के पूछवाता है कि उन्हें ये करने के लिए किसने कहा था। जीजी को घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि दवा के असर की वजह से जीजी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है, और फाइनली दोनों यहाँ पर अपना हनीमून मनाते हैं। जीजी के इनिशिएट करने की वजह से वो दोनों फाइनली यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अगली मॉर्निंग जीजी बहुत ही शाय फील कर रही थी। वो उसे कहता है कि देखो, मुझे ब्लेम नहीं करना, तुमने भी इन चीज़ों को इनिशिएट किया था। जीजी को उसके ये से पता चलता है सिस्टम से कि ये कहानी यहीं पर एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो रही है, लेकिन जीजी को डर था कि कहीं ये कहानी खत्म होते ही वो अपने वर्ल्ड में ना चले जाए। जैसे यहाँ पर वो से सच एक्सेप्ट कर लेती है कि एक्चुअल में मैंने नहीं, मेरी बहन ने तुम्हारी जान बचाई थी। जैसे ही वो ये सच एक्सेप्ट करती है तो वो सिस्टम उसे बताता है कि जीजी के पास ऑप्शंस हैं। अगर वो इस दुनिया में रहना चाहती है तो रह सकती है, और भी ऐसी बात है कि अब उसे भी जब प्यार हो गया तो वो उसे, तो वो क्यों अपनी दुनिया में जाना चाहेगी। तो वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ हाँ, वो भी इसी वर्ल्ड में रहना चाहती है। उसने एनी को जेल में डाल दिया था क्योंकि एनी ने ऐसे सिचुएशन का फायदा उठाया था। एनी को जेल होने के बाद वो और जीजी हमेशा ही हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं, और ये कहानी हमारी यहीं पर एंड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्जन में। तब तक के लिए आप मेरी पुरानी कहानियाँ भी देख सकते हैं।